अब हमारे बीच में डॉक्टर सचिन गुप्ता हैं मोहाली से। और सचिन गुप्ता सर और डॉक्टर श्वेता दोनों स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। और इनसे मुलाकात हुई और बहुत सारी जो स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स करते हैं मोहाली में और चंडीगढ़ में, उनके माध्यम से मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर बहुत सारे जो साइंटिफिक इवैल्यूएशंस होते हैं कि कई बार होता है कि जैसे पत्री सर ने भी कहा कि जो ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। और उसको अगर हम कहीं किसी आधार पर किसी मेजरमेंट के तहत अगर हम नापते हैं तो वो और भी ज़्यादा सटीक हो जाता है। तो डॉक्टर सचिन और डॉक्टर श्वेता मैम दोनों ही इस मामले में पिछले लगभग 10-15 सालों से समर्पित हैं इस काम के लिए। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सचिन सर। और इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए डॉक्टर ख्याति प्लीज। थैंक यू मैम। नमो नमः टू ऑल द मास्टर्स। और मैं डॉक्टर ख्याति आप सभी का स्वागत करती हूँ सोलवे डिजिटल ध्यान यज्ञ हरियाणा में, जो पीएमसी चैनल हरियाणवी पे लाइव हो रहा है। और आज के हमारे जो आगे के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं वो एक बहुत ही वंडरफुल डॉक्टर हैं, जैसे मैम ने बताया, डॉक्टर सचिन गुप्ता, who is a renowned cancer specialist and medical oncologist. He is currently working as associate director medical and hemato-oncology at Max Super Speciality Hospital, Mohali. Dr. Sachin belongs to Patiala and he has been trained at Government Medical College, Patiala, DMC, Ludhiana and Rajiv Gandhi Cancer Institute, Delhi. He also worked at Artemis Hospital and Medanta Medicity, Gurugram. He is a Kriyaban member and a follower of Yogada Satsang Society of India by Shri Shri Paramhansa Yogananda ji. His life work is inspired by the teachings of his great guru, author of the beautiful big book, autobiography of a yogi. He is interested in holistic approach to healing and in integrating modern medicine with traditional wisdom and energy medicine in his practice. He has also started a holistic clinic, the Quantum Clinic, in his endeavor. He also believes in lifestyle modification and regular practice of yoga and meditation. He has also started the organic farming groups at community level. And today we are fortunate to have Dr. Sachin Gupta on sharing his beautiful experiences on integrated and holistic medicine need of the hour. So without wasting time, I would like to invite Dr. Sachin Gupta to please share his beautiful experiences with us and guide. बहुत बहुत धन्यवाद ख्याति मैडम इंट्रोडक्शन के लिए। और सबसे पहले तो संगीता बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सुबह से मैं सुन रहा हूँ इतने अच्छे वक्ता स्वामीज और ब्रह्म ऋषि पत्री जी, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी मूवमेंट चलाने के लिए, हम सबको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। और जैसे कि डॉक्टर ख्याति ने इंट्रोड्यूस किया कि आई एम फॉलोइंग श्री श्री परमहंस योगानंदा, ये उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। आप सब बहुत लोग जानते होंगे, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग किताब है और हर किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ये जरूर पढ़नी चाहिए। तो जैसे योगानंद जी ने बहुत लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है, वैसे पत्री सर भी बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमें इतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और कैंसर स्पेशलिस्ट होते हुए मैंने बहुत, जैसे कि आप जानते ही हैं, इस बीमारी का नाम ही बहुत भय पैदा करता है और ऐसे लगता है जैसे डेथ सेंटेंस मिल गया है। तो बहुत हमने जीवन और मृत्यु को बहुत करीब से हम देखते रहते हैं। और ऑल्दो एलोपैथिक साइंस बहुत तरक्की कर रही है, हमारे पास आजकल बहुत बहुत तरह की दवाइयां हुई हैं, कीमोथेरेपी से भी आगे हम निकल चुके हैं जिनके साइड इफेक्ट्स कम हैं, टारगेटेड दवाइयां, इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां बहुत बहुत एडवांसेस हो रही हैं उसमें। पर फिर भी बहुत कमी है, क्योंकि जो एज डॉक्टर्स हमारी जो ट्रेनिंग है और जो ध्यान है वो सारा एक फिजिकल बॉडी पे लगा हुआ है। हम हमेशा एक फिजिकल बॉडी को ठीक करने में लगे रहते हैं। अगर हम WHO की हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग
को बताया गया है। और पर ट्रेनिंग वाइज हम ज्यादा अपना ध्यान जो देते हैं दवाइयों फिजिकल मेथड्स पे ही अपना ध्यान देते रहते हैं। और फिजिकल मेथड्स में दवाइयों का इस्तेमाल और सर्जरी, रेडियोथेरेपी और हर तरह के जो भी हम मशीनों से या किसी भी पदार्थ से हम इलाज जो करते हैं वो सारे फिजिकल मेथड्स में ही आते हैं। और एक मन और आत्मा की तरफ जो है उसके ट्रीटमेंट या उसके रख रखाव या उसके लिए हमारा बहुत ज्यादा ना हमारी ट्रेनिंग है, ना डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है और ना ही हमारे पेशेंट्स की भी ट्रेनिंग है। तो ये भी कहना होगा कि पेशेंट्स भी वो शायद नहीं समझते हैं और करना नहीं चाहते हैं, तो दोनों तरफ ही ये कमी देखी गई है। सो फिजिकल मेथड्स भी जरूरी हैं, जैसे कोई इमरजेंसी है, अपेंडिसाइटिस है, कोई एब्डोमेन बस्ट हो गया है, हार्ट अटैक है, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई है, तो फिजिकल मेथड्स तो बहुत जरूरी हैं। हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर लगाना, रॉड डालना, वो सब करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ढंग से जुड़ेगी नहीं। किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया, परफोरेट हो गया, ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो जानलेवा हो सकता है। तो ये फिजिकल मेथड्स और साइंस को हम नकार नहीं सकते हैं, उसकी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। ईश्वर ने डॉक्टर्स को भी इसीलिए बनाया है कि वो सोसाइटी में सबकी फिजिकल मेथड से भी हेल्प कर पाए। पर एज डॉक्टर्स हमें और एज पेशेंट्स आल्सो सोसाइटी को अपने मन और आत्मा के लिए क्या करना है वो जानना भी जरूरी है। जैसे हम अपनी फिजिकल शरीर के लिए इतना उसका रख रखाव के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सुबह उठ के नहाना, ब्रश करना, पेट साफ करना, फिर खाना खाना, एक्सरसाइज करना, ये सारे फिजिकल शरीर के लिए एफर्ट्स हैं। बट हम अपने मन आत्मा के लिए क्या करते हैं? अगर हम सपोज 2-3 दिन हमारा पेट साफ ना हो, हम टॉयलेट ना जाएं, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो इमेजिन कीजिए हमारे शरीर की क्या अवस्था हो जाएगी। तो ये तो फिजिकल बॉडी के लिए हो गया। तो उसी तरह से अपने मन आत्मा के लिए अगर हम मेडिटेशन ना करें, उसका रख रखाव ना करें, उसकी क्लींजिंग ना करें, साफ सफाई ना करें, तो कितना कुछ हम अपने अंदर जमा कर रहे हैं। सो अपने मन आत्मा का रख रखाव ना करना, मेडिटेशन ना करना या ऐसा कुछ ना करना इज स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन, एंड वी शुड अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन। उसकी तरफ भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसी इंडेवर में हमने क्वांटम क्लिनिक की स्थापना की थी कुछ साल पहले, जिसमें हम अपने पेशेंट्स को उनका ध्यान इस तरफ लेके जा रहे हैं कि सिर्फ शरीर का नहीं, मन आत्मा के लिए भी आपको कुछ करना है। हमारे साथ हमारे हीलर्स एसोसिएटेड हैं, डॉक्टर श्वेता हैं, निमृत मैडम हैं, औशन मैडम हैं, और कुछ और लोग एसोसिएटेड हैं जो हमें पर्सनल सेशंस लेते हैं पेशेंट्स के लिए, ताकि उनको हम सब कॉन्शियस माइंड में लेके जाके उनके कुछ सेशंस करके साउंड का इस्तेमाल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम एक मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी ये नॉलेज दे सकें और उस लेवल पे भी एक हीलिंग कर सकें। सो कई जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में और जो बीमारियां हैं, फिजिकल लेवल पे भी जो बीमारियां आ गई हैं, इनफैक्ट जो चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर्स हैं, आर्थराइटिस हैं, पेट की कई जो मतलब ज्यादा से जो क्रॉनिक बीमारियां हैं हर तरह की, उनकी उपज कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स और इमोशंस में आ रही है। तो सीड इशू जो है, जो उसका कारण है, वो कहीं पे हमारी फीलिंग्स और इमोशंस में है। पर हम कई बार दवाइयां दे दे के उनके सिम्टम्स को ट्रीट करते रहते हैं, उनका जो जड़ है, सीड इशू है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो क्रॉनिक बीमारियां जो हैं वो सिम्टम्स हम कंट्रोल तो कर लेते हैं पर वो खत्म नहीं होती हैं। जैसे अब ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते रहे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें दवाई लेके, बट ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ ना पूरी तरह से, वो रहता है, सारी उम्र दवाई लेते रहते हैं। इसी तरह से डायबिटीज की सारी उम्र दवाई लेते रहते हैं। कैंसर के लिए भी क्रॉनिक बीमारी है, बहुत लंबे समय दवाइयां चलती हैं, क्योंकि हम सीड इशू पर नहीं पहुंचते हैं, इमोशंस और फीलिंग्स और एनर्जी लेवल पे काम नहीं करते हैं। अगर हम अपना ध्यान वहां लेके जाएं, अपनी थॉट्स की तरफ लेके जाएं, तो हम थॉट्स पे, बिलीफ सिस्टम पे, एनर्जी लेवल पे काम करें, तो हम इनमें से कई बीमारियों को काफी अच्छे ढंग से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और कई लोग इसको अपनी इच्छा शक्ति से इन सब चीजों पे अगर हम मेहनत करें तो पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमें डेली कितनी थॉट्स आती हैं, लगभग 50 से 70 हजार थॉट्स हमारे डेली हमें हमारे मन में आती हैं।
और इनमें से मेजॉरिटी जो थॉट्स हम जो आती हैं, या तो वो कई बार बेकार होती हैं, नेगेटिव होती हैं, बहुत सी थॉट्स यूजलेस हो सकती हैं, बार बार आती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। ओनली 5% जो है थॉट्स जो है हम कोई पॉजिटिव या पर्पसफुल या यूजफुल थॉट्स हम हमारे उसमें आती हैं मन में। मेजॉरिटी हम नेगेटिव की तरफ बहुत से लोग सोचते रहते हैं। तो अपनी थॉट्स पे और बिलीव्स पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इसका हमारे जो लाइफ से, हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा लिंक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गुस्सा है, गुस्सा एक नेचुरल एक इमोशन है जो हम एनकाउंटर करते हैं। सो जब गुस्सा आता है, बहुत हमारे किसी बात से हमें गुस्सा आया, तो हमारे शरीर में क्या होता है? तो साइंटिफिकली अगर इसको देखें तो हमारे शरीर में एक पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली हमारे शरीर में जो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम चल रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसको वो चलाता है। पर जब कोई ऐसी घटना हुई कि हमें गुस्सा आया, हम आवेश में आ गए, तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, और गुस्से में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इस तरह के हार्मोन्स हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो पैदा करते हैं। गुस्सा आया, लिम्बिक सिस्टम ने उसको समझा कि गुस्सा हो रहा है, इमोशन को पकड़ा, और उसने मास्टर ग्लैंड्स को ये सिग्नल भेजा, मास्टर ग्लैंड्स ने नीचे एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजा, और एक गुस्से वाले हार्मोन्स बन गए, जिसमें कि कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बढ़ा, और नाइट्रस ऑक्साइड कम हो गया, एक और तरह का हार्मोन है। और उसमें क्या हुआ, इसमें हमारी शरीर में ऐसी चेंजेस आएंगी, जैसे हमारा सांस तेज हो जाएगा। और मान लो आप कहीं आग लग गई है बिल्डिंग में, हमें बच के भागना है, तो शरीर में यही हार्मोन्स बनेंगे, राइट? और हमें उस बिल्डिंग से बाहर भागने में हमें मांसपेशियों को ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, और हमारी सांस तेज हो जाएगी, धड़कन तेज हो जाएगी, पल्स तेज हो जाएगी, और पसीने आ जाएंगे, और हम भाग के बाहर चले जाएंगे उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया हुआ है शरीर ने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फाइट एंड फ्लाइट, ताकि हम उससे, उस घटना से, उस सिचुएशन से बच सकें। जैसे आग लगी, उस सिचुएशन से बचने के लिए यही हार्मोन्स बने, और हम बच के निकल गए। पर मान लो हमारे जीवन में आग लगी ही रहे, गुस्सा आता ही रहे, हमारी रिलेशनशिप्स में ऐसी खराब रिलेशनशिप्स हों हमारे सगे संबंधियों के साथ, कि हम हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, लगातार हम गुस्से में ही रहते हैं, कई हफ्ते, कई महीने, कई साल हम गुस्से में ही जी रहे हैं, तो ये हार्मोन्स जो है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा रहेगा, धड़कन तेज रहेगी, और सांस तेज रहेगा, हार्ट भी ओवर वर्क कर रहा है, लंग्स भी ओवर वर्क कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक तरफ कहीं किसी सिचुएशन में जाके शरीर जो है वो थक जाएगा। जैसे क्रॉनिक एंजाइटी है, क्रॉनिक गुस्सा आना, क्रॉनिक एंजाइटी स्टेट, और ये स्ट्रेस, कंटिन्यूअस स्ट्रेस जो लगातार है। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, हमें उसको मैनेज करना सीखना है। पर स्ट्रेस अगर कई हफ्ते, महीने, कई साल लगातार रहेगा, तो उसने क्या करना है, ये वाले हार्मोन्स बढ़ते रहेंगे, और हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। एक बार इम्यूनिटी डाउन होगी तो बीमारियां आएंगी। बीमारियां जैसे कि कैंसर सेल्स भी जो है, वो भी शरीर में, हमारे सबके शरीर में कुछ ना कुछ खराब सेल्स बनते रहते हैं, कैंसर सेल सबके बनते हैं, पर हमारी इम्यूनिटी जो है वो इतनी ताकतवर होती है कि उन सेल्स को क्लियर कर सकती है। बट अगर इम्यूनिटी डाउन होगी, अब क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक ये वाली जो कंडीशंस हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, तो इन सेल्स को एक मौका मिल जाएगा बढ़ने का, पनपने का, क्योंकि इम्यूनिटी जो है उसको ठीक नहीं कर पाई, उन सेल्स को खत्म नहीं कर पाई। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में ना सिर्फ अच्छा खाना पीना जो है, डाइट और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का रोल है, बट एक स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, और अपने मन आत्मा की अवस्था को भी कैसे स्वस्थ रखना है, उसका एक बहुत मेजर एक रोल है। तो इसको सीखना एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, सेकुलर स्कूल्स की वजह से जो ट्रेडिशनल टीचिंग्स थी, ये तो हमें बचपन में स्कूलों में ही सिखा देना चाहिए था कि मेडिटेशन करनी है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। बट कुछ गलत
जो पद्धतियां शुरू हो गई हैं हमारे देश में, उसकी वजह से ये बहुत अच्छी टीचिंग्स जो हैं वो स्कूलों में देना बंद कर दिया। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने सोसाइटी में अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को ये टीचिंग्स, हम अगर स्कूल्स नहीं दे पा रहे हैं तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये सारी टीचिंग्स बच्चों को शुरू से ही सिखाएं। सो जो मैं कह रहा था कि हमें अपना शुरू से ही इसको मैनेज करना सीखना है, रिलेशनशिप्स में कैसे अपने आप को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को मैनेज करना है। सो इमोशंस जो है कोई खराब नहीं है, इमोशंस इनबिल्ट हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए दी गई हैं। फियर की इमोशन है, अगर मान लो कोई आप ऐसी जगह हो जहां पे आपको खतरा है, आपको उस चीज से डर लग रहा है, तो ये बचने के लिए ईश्वर ने फियर दिया हुआ है। बट अगर हम कंटिन्यूअसली बेवजह डर में जिएंगे तो वो हमें खराब करेगा। ग्रीफ है, ग्रीफ एक जो दुख की एक है, मान लो हमारे कोई सगे संबंधी किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई चीज हमारी खो जाती है, टूट जाती है, तो हमें उसका एक दुख होता है, उसको ग्रीफ बोलते हैं। वो एक इमोशन है, एक हेल्दी इमोशन है जो हमें दी गई है ताकि हम ग्रीव करें कुछ समय के लिए और फिर उसको ओवरकम करके अपने जीवन में आगे बढ़ें, उसको फिर भुला दें। बट अगर हम कंटिन्यूअसली ग्रीव करते रहेंगे, कई महीने कई साल लगातार ग्रीव करते रहेंगे, उस चीज को, उस अटैचमेंट को नहीं भुला पाएंगे, तो वो कहीं जाके हमें वो अंदर ही अंदर खराब करेगा। इसी तरह से लगातार गुस्सा करना, लगातार एंजाइटी में रहना, एक हेल्पलेसनेस की भावना, इनजस्टिस की भावना कि मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ या मेरे साथ ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ग्रीड करना, बहुत लोभ करना, ओवर कॉम्पिटिटिवनेस, उसने ये ऐसा कर लिया, ऐसे क्यों हो गया, मेरे को और करना पड़ेगा, उसके पास इतना क्यों है, पड़ोसी के पास ज्यादा क्यों है। सो दिस इज जेलेसी एंड ओवर कॉम्पिटिटिवनेस। घृणा करना, हेटरेड, एंड और अटैचमेंट्स हर चीज के साथ। सो ये सारी जो फीलिंग्स हैं, और भी कई फीलिंग्स हैं। गिल्ट है, गिल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नेगेटिव फीलिंग है जो हम लगातार अपने, कई बार कई लोग बहुत अंदर उसको रखते हैं कि मेरी वजह से ये हो गया, अपने आप को ही माफ नहीं करते हैं। सो गिल्ट, एंगर, हेल्पलेसनेस, इनजस्टिस, जेलेसी, हेट्रेड एंड लस्ट, फियर्स, ये सारी जो इमोशंस हैं, ये कंटिन्यूअसली अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो ये हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा कर सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर सकती हैं। कैसे करती हैं? बिकॉज हमारा एक अंदर फिजिकल बॉडी के पीछे एक एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी भी है, चक्रा सिस्टम है, आप सब इस बारे में जानते हैं। 7 चक्र हैं, उसके अलावा भी बहुत और चक्रास हैं। तो उन चक्रास में जो एनर्जी फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, फीलिंग्स और इमोशंस जो नेगेटिव क्रिएट होती हैं। सो ये जो ब्लॉक क्रिएट होते हैं एस्ट्रल बॉडी में और चक्र में, एनर्जी फ्लो में, तो कॉरस्पॉन्डिंगली उन्हीं ऑर्गन्स में, उन चक्रास के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्गन्स हैं, वहां वहां पे कोई ना कोई बीमारी जो है वो पैदा हो सकती है। बट हम जो एक्शन लेते हैं फिजिकल बॉडी पे, वो सिर्फ फिजिकल ऑर्गन पे लेते हैं, दवाइयां जो देते हैं, उसके पीछे जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं, जो लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस वहां पड़ी हुई है, उसके बारे में हम पूरा ध्यान नहीं देते। जैसे पहले भी एक स्पीकर ने इस बारे में जिक्र किया था, प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय कोश जो है। अब ये नजर तो आते नहीं है, अगर हम फिजिकल बॉडी की डिसेक्शन करने लगे तो ये चीजें तो कहीं नहीं नजर आएंगी हमें। सो दीज आर सटल एनर्जी थिंग्स, और ये जो लेयर्स हैं ये नजर नहीं आती हैं बिकॉज हमारी जो फिजिकल आईज हैं ये नहीं देख सकती हैं इनको। इसके लिए भी जो हमारी जो ज्ञान के जो चक्षु हैं, जो हमारे अंदर डिवाइन आईज हैं, वो इनको देख सकती हैं, पर उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, मेहनत इन द फॉर्म ऑफ से मेडिटेशन। तो इसलिए एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मेडिटेशन। हमारे गुरु ने भी बोला है, श्री श्री परमहंस योगानंद हमेशा ये कहते हैं कि आंसर टू योर एवरी प्रॉब्लम लाइज इन मेडिटेशन। तो ये वैसे पढ़ने से तो ये बात समझ में नहीं आती है, पर जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम फिर जानते हैं कि जब हम साइलेंस में बैठते हैं ध्यान में, तो हमें अपनी समस्याओं का हल करने के लिए कुछ आंसर्स मिलते हैं। जब मन शांत होगा तो वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा, वो उसको, उस वेवलेंथ को, जो उस आंसर को कैच कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हर समस्या का जो समाधान है वो मेडिटेशन में मिलेगा, क्योंकि उस समय आप सुन पाओगे अपने अंतर मन को, और ईश्वर की जो आवाज है, गुरु की जो आवाज है, वो आप आपके तरह आप तक पहुंच पाएगी जब आप शांत बैठोगे मेडिटेशन में।
सो मेडिटेशन में बैठना डेली, सुबह शाम अपना एक फिक्स रूटीन बनाना, एक एक कर्तव्य की तरह इसको निभाना, एक इसमें भी थोड़ा एक पक्का एक निश्चय करना कि मुझे तो करना ही करना ही है। जैसे हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह से मेडिटेशन भी हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा होना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी टाइम हम अपने जीवन पे, अपनी घटनाओं पे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। जो डिस्क्रिमिनेशन क्या, तितिक्षा जिसको बोलते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो शक्ति हमें उसी टाइम मिलेगी। हम अपनी जो इवेंट्स को इवेलुएट करेंगे कि सारे दिन में क्या हुआ, या आज के दिन में क्या करना है, या पिछले दिन मेरे से क्या भूल हुई, किसी से कुछ गलत तो नहीं कह दिया, और थॉट्स को प्योरीफाई करना। एंड फॉरगिवनेस जो है, खुद को ही माफ नहीं करना। सेल्फ लव की बहुत कमी है, हम अपने आप को ब्लेम कर, सेल्फ ब्लेम बहुत है, सेल्फ लव बहुत कम है। एंड अनकंडीशनल लव डेवलप करना, एंड स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉरगिवनेस। कई लोग बहुत ऐसी धारणा बना लेते हैं, मैं तो सारी उम्र ही उसको माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तो जीवन भर उसको माफ नहीं करूंगा। तो ये एक बिलीफ और एक प्रण कर लेते हैं कि मुझे तो माफ करना ही नहीं है। तो माफ ना करके वो क्या कर रहे हैं, खुद को ही बीमार कर रहे हैं। बिकॉज वो एक जो कह रहे थे ना, न्यूरॉन पाथवे बन गया है, एक सॉलिड, एक अंदर एक पाथवे बना लिया कि मुझे तो माफी करनी नहीं है। बट वो जो माफ नहीं करना और जो घृणा है, और जो उसको कहाँ रख रहे हैं, वो अपने ही अंदर रख रहे हैं। और अपने अंदर रख रहे हैं नेगेटिव चीज, तो क्या कर रही है वो, हमारे एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर रही है, और खुद को ही हम अस्वस्थ बना रहे हैं, खुद को बीमार कर रहे हैं ये सब करके। तो इसमें तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज समझना, कि ये हम सबने अपने जीवन में एक्सपीरियंस की है कि जब हम माफ करते हैं तो वी फील लाइटर, वी फील बेटर, हमें बहुत हल्का महसूस होता है। और इससे हम स्वस्थ भी हो सकते हैं, बिकॉज वो बहुत नेगेटिविटी वो रिलीज हो जाती है, जो लेयर्स ऑफ जो इग्नोरेंस और नेगेटिविटी जो जमा की हुई है, वो हम रिलीज कर देते हैं माफी करके। और सेल्फ लव डेवलप करना है। हम क्या करते हैं, खुद को ब्लेम करते रहते हैं, और गिल्ट अंदर जो रखते हैं, वो भी एक तरह से बहुत नेगेटिव लेयर्स ऑफ इमोशंस हैं, जो अगेन हमारे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी ब्लॉक्स करते हैं। तो हम जो सेशंस करते हैं पेशेंट्स के साथ, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बीमारियां हैं, उसकी शुरुआत कहाँ है, उसके सीड इशू तक पहुंचने की कोशिश करें। और ये जो सीड इश्यूज हैं, ये बचपन से भी आ सकते हैं। इट कैन बी सम काइंड ऑफ अब्यूज, पेरेंटल कुछ अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, और कुछ हीन भावना डेवलप हो सकती है। किसी ने कुछ लाइक किसी के, मान लो एक बच्चे के पिता ने उसको बहुत डांटा और थप्पड़ भी लगाया, और बोला कि तू, पेरेंट्स गुस्से में बच्चे को मार के ये कह सकते हैं कि तू तो जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और तो ये बात उसके अंदर तक इम्प्रिंट हो जाती है, वो बच्चा उसको बहुत गहराई में ले जाता है, और सारा जीवन वो इस भावना के साथ, इस फीलिंग, इस एक बिलीफ बन जाता है उसके अंदर कि मैं तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। और वो ऑब्वियसली अगर वो ऐसी भावना के साथ जीवन जिएगा, तो एग्जाम्स में, जॉब में, और कहीं ना जीवन में सक्सेस उसको नहीं मिलती है, बिकॉज वो एक कैरी कर रहा है ये एक बिलीफ सिस्टम जो है। तो इसी तरह से और कई चीजें हो सकती हैं लाइफ में, और पास्ट लाइफ से भी बहुत चीजें आ सकती हैं। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। और कई बार पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स के आंसर्स हैं, वो पिछली लाइफ से मिल सकते हैं। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि सारे आंसर्स वहां हो, पहले इस जीवन का ठीक कर लेना चाहिए वहां तक पहुंचने से पहले। और बट उसका सबकॉन्शियस माइंड ही प्रॉब्लम तक लेके जाएगा जब ये सेशंस किए जाते हैं। सो हमें बहुत डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाना है, ये सब जानने के लिए कि हमारे जो पेशेंट है, उसकी प्रॉब्लम्स कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। सो इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो बिलीफ सिस्टम है, धारणाएं जिसको हम बोलते हैं, कि मेरा तो लिवर ही खराब है, मेरे को तो कोई चीज पचती नहीं है, राइट। या आलू खाने से मेरे को पेट अपसेट हो जाता है, या रात को दही खाने से मेरे को खांसी हो जाती है,
इस या काली बिल्ली रास्ता काट ले तो कोई नुकसान हो जाएगा, मेरे साथ कोई अनिष्ट हो जाएगा। तो एक तरह के हम एक बिलीफ सिस्टम, कुछ धारणाओं के साथ हम अपना जीवन जीते हैं। और अपने याद होगा बचपन में हम एग्जाम देने जाते थे तो हमारी दादी मम्मी ये कहती थी आप दही में थोड़ा मीठा खा के जाओ, एग्जाम अच्छा होगा। सो वो एक बिलीफ बनाया जाता था हमारे अंदर, एक पॉजिटिव, कि आप दही और ये खा लिया अब तो अच्छा ही होगा। सो यू गो विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, राइट। सो उसी तरह से कई नेगेटिव बिलीफ हमने बनाए हुए हैं, ये खाने से ये हो जाता है, मेरा लिवर कमजोर है, मेरा ये खाने से मेरे को हेडेक होता है, और ऐसा नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा। सो ये हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिलीफ बना के चलते हैं। और यही बिलीफ, और एक जो बिलीफ है कि हमारी जो जीन्स हैं, मेरे साथ तो ये होना ही है, मेरे पापा को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, दादा को भी थी, ये तो हमारी फैमिली में ही है, तो ये जीन्स तो मेरे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो ही जानी है। और ऐसा कह के वो कहते हैं कि चलो अगर होनी है तो खाओ पियो, फिर तो समोसे भी खाओ और घी तेल चीनी सब खाओ, फिर क्या फर्क पड़ता है जब प्रॉब्लम होनी ही है। तो हम अपना क्या करते हैं, अपनी विल पावर और अपनी लाइफस्टाइल पे फिर ध्यान नहीं देते हैं, हम उसके क्या करते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। सो आपने बुक सुनी होगी बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इज ए फेमस सेल बायोलॉजिस्ट, यूएसए, तो उन्होंने ये बुक लिखी है। एंड और भी कई लोगों ने, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, उनकी बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो आजकल ये बहुत इंफॉर्मेशन बड़ी क्लियर आ गई है कि जो हमारी जीन्स हैं, दे आर नॉट अवर मास्टर्स। सो जीन्स हमारे मास्टर्स नहीं है, हम कोई विक्टिम नहीं है, वी आर नॉट द विक्टिम्स, वी आर द डिजाइनर्स ऑफ अवर लाइव्स, राइट। हमने क्या कर रखा है, हमने ये मान के कि हमारे जीन्स ही हमें कंट्रोल करेंगे, वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, हम अपने आप को उस तरह से कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी विल पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि जो जीन्स हैं, दे आर जस्ट प्रोटीन फैक्ट्रीज, जो हमारा, जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, वो जो काम लेना चाहें उन जीन से वो काम ले सकते हैं। सो इस ये बात समझनी हमें बहुत जरूरी है कि जो एनर्जी पैटर्न्स जो हैं, जो हमारी थॉट्स जो एनर्जी पैटर्न भेजेंगी, हमारे जीन्स उस तरह के प्रोटीन्स बना के उसको मैनिफेस्ट कर देंगे। सो हमारे जो सेलुलर, जो सेल्स के रेस्पॉन्सेज हैं, वो हमारी थॉट्स, और हमारी थॉट्स कौन है, वो हम खुद हैं, राइट। उसका कंट्रोल हमारे कॉन्शियस माइंड ने करना है कि किस तरह की थॉट्स लेनी है, क्या सोचना है। नेगेटिव आती हैं, उसको परे करना है, फिर परे करना है, फिर परे करना है, पॉजिटिव की तरफ फोकस करना है। सो एक अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी पॉजिटिव थॉट से, अपने एक ऐसे एनर्जी पैटर्न क्रिएट करने हैं कि हमारे जीन्स को भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाए। और वो कैसे जाएगा, सिर्फ अपनी इंटेंट से, इंटेंट मतलब अपनी इच्छा मात्र से वो चीज हो जाएगी जो हम करना चाहते हैं। एक फ्री विल, फ्री विल हम सब समझते हैं, अपनी स्व इच्छा से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर हम ये धारणा लेके ही जिएंगे कि भी ये तो मेरे साथ होना ही है, अब तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो वैसी हो जाएगा। जैसे कि एक किसी मरीज को अगर हम बोल देते हैं भी आपका तो बहुत जीवन कम रह गया है, कि आपका तो 6 महीने साल आपकी लाइफ रह गई है, तो ये बात अगर किसी मतलब बड़े डॉक्टर ने बोल दिया तो उसके भी प्रिंट हो जाती है उसके मन में, और वो बिलीफ बना लेता है पेशेंट जो है कि भी अब तो मेरा जीवन बहुत कम रह गया है। जबकि किसी की लाइफ पे किसी का कोई अधिकार नहीं है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, की हम उसको ये प्रिडिक्ट करें कि किसको कितना जीना है, ये किसको कितना जीना है, ये उस पेशेंट और उसके सोल और ईश्वर के बीच की बात है ना। इसमें हम बीच के भागीदार नहीं है कि हम कौन कितना जी रहा है। सो ये उसको खुद को डिसाइड करना है कि उसके जीवन का पर्पस क्या है, वो पर्पस पूरा हुआ है नहीं हुआ है, उसने अपना जीवन कैसे जीना है, और अपने लाइफस्टाइल से, अपनी इच्छा शक्ति से हम उसको बहुत चीजें जो उसमें है वो चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन री राइट अवर स्क्रिप्ट, राइट। हम अपने जीवन की जो स्क्रिप्ट है वो खुद लिख सकते हैं, उसको बदल सकते हैं।
बट क्या इतना आसान है? ऐसा बोल दिया और हो गया? नहीं, इतना वो नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत डीप लेवल की मेहनत की जरूरत है। आम तौर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं कहें क्योंकि स्टेज 4 कैंसर पेशेंट है और लाइफ कम है और वो बहुत साल जी पाएगा, तो ये एक मुश्किल चीज है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी विल पावर से, इच्छा शक्ति से, बहुत एफर्ट करके, जो साइंस ने जो प्रेडिक्शन की हैं उसको चेंज किया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। सो हर कोई नहीं कर पाता, पर बहुत एक डीप एक इच्छा शक्ति इसमें लगा के हम इन चीजों को बदल सकते हैं। और फिजिकल मेथड्स तो चलो हम डॉक्टर्स कर ही रहे हैं, उसके अलावा हमें ये समझना है कि देयर आर सम अदर मेथड्स जो सिर्फ मेडिटेशन कर लो जी, आप पेशेंट को कह दो कि आप मेडिटेशन कर लो, पर मेडिटेशन करना कोई आसान नहीं है। अब आमतौर पे हम सब सुनते हैं कि मेरा तो ध्यान नहीं लगता, मेरे से तो कंसंट्रेशन होती नहीं है, सब लोग यही कहते हैं ना। तो उसके लिए हमें जो चैंटिंग है, भजन है, मंत्र है, उनका सहारा लेना भी जरूरी है। जब हम भजन गाते हैं तो हमारा ध्यान जो है बाहर की चीजों से हटकर अपने अंतर्मन पे आता है। और जो अनापनासति जो ध्यान है, ब्रेथ वॉचिंग जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है उसको अपने मन को शांत करने के लिए। और साउंड जो है, साउंड वेव्स हैं, कई तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं, हर चक्रा के लिए एक डिफरेंट कलर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एडवाइस की गई है। तो जैसे विबग्योर है ना, 7 रंग हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, उसी तरह से 7 चक्रास के कलर्स हैं, प्लस हर चक्रा की अलग फ्रीक्वेंसी है। उसके लिए देर आर साउंड म्यूजिक विच इज अवेलेबल, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी का चक्रा हीलिंग के लिए। तो इनसे क्या होता है, जो जब हम एस्ट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं, कॉजल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी दवाई नहीं पहुंच रही है, पर जो साउंड वेव्स हैं वो जाके वहां पे काम कर सकती हैं। जो डीएनए लेवल पे जो है, जो चेंजेस हैं, वहां दवाइयां नहीं पहुंचती हैं। तो जो थॉट पैटर्न्स हैं, थॉट एनर्जी है, और जो साउंड एनर्जी है, वो जाके वहां पे एक्शन कर सकती है। जब हम टेलोमियर्स की बात करते हैं, डीएनए के जो एंड्स हैं ना, जो हमारे जीन्स के टेलोमियर्स, और समय के साथ, एज के साथ टेलोमियर लेंथ कम हो जाती है, हम बूढ़े होते हैं। तो और बुढ़ापा ना आए, हम बहुत यूथफुल रहे, स्वस्थ रहें, उसके लिए टेलोमियर्स की जो प्रिजर्वेशन है वो भी हम अपने थॉट पैटर्न से, लाइफस्टाइल से उससे उसको ठीक कर सकते हैं। सो साउंड इज वन इम्पॉर्टेंट मेथड टू कम्युनिकेट विद द डीएनए। तो डीएनए तक जो पहुंचने के लिए साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम डीएनए रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे जो ओम की ध्वनि है, सो ओम इज द कलेक्शन ऑफ द साउंड ऑफ द से होल ऑफ द यूनिवर्स। सो सृष्टि में जितनी भी ध्वनियां हैं, उन सबको हम जमा कर दें तो वो ओम की ध्वनि है। तो हम जहां से पैदा हुए हैं ओम से, तो अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम की साउंड के साथ जुड़ते हैं, तो वो भी एक अंदर हमारे सेल्स में, डीएनए में हीलिंग करती है उसकी। और हमारा ऑरा जो है वो क्लीन होता है, उससे नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती हैं। उसी तरह से अलग अलग चक्रास की अलग अलग साउंड है और वो फ्रीक्वेंसीज हैं बहुत। ये सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे और बहुत जगह मिल जाती है। सो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्रा में जो शब्द जो है, उच्चारण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये अंदर जाके हमारे डीएनए प्रोग्राम्स को करेक्शन कर सकती है, रीप्रोग्राम कर सकती हैं चीजें। बट अगेन, अगर हम इन चीजों पे विश्वास नहीं करेंगे तो हमें शायद फायदा नहीं मिलेगा। हमें अपनी इंटेंट, इच्छा शक्ति और समय लगाना पड़ेगा इसको बार बार करने के लिए। और कुछ चीजें मैं और जो शेयर करना चाहूंगा, संगीता जी आप बता दीजिए कब रुकना है तो। हाँ, सर हमारा टाइम तो अब हो गया है। और या सो श्वेता बस मैम के लास्ट बेस्ट एक कहना चाहूंगा कि एक व्हील ऑफ लाइफ है हमारा, जो कि हम सारे अपने जीवन में हर एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दें। जैसे हम अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, धन अर्जित करने पे ध्यान दे रहे हैं, फैमिली, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे इकट्ठा, तो पूरी तरह से स्वस्थ रहना शायद पॉसिबल नहीं होगा। सारे एस्पेक्ट्स पे एक टोटल हमें ध्यान देना पड़ेगा। और शरीर, मन, आत्मा सबको स्वस्थ रखना है, सिर्फ शरीर का पे फोकस नहीं रखना है।
और संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ब्रह्म ऋषि पत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सारे मास्टर्स, सारे लिसनर्स जो सुबह से साथ में लगे हुए हैं, एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू स्वामी जी। जी पत्री सर। Yes, yes, absolutely wonderful that you are present here. आप अभी इस वक्त किस शहर में हैं आप? पत्री सर मैं इधर मोहाली में हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पिरामिड वैली तो मैं गया हूँ, बहुत बहुत आनंद आया, कुछ साल पहले वहाँ गए थे, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने वहाँ इतना कुछ क्रिएट किया, इतनी नॉलेज इंफॉर्मेशन वहाँ से पूरे विश्व में जा रही है पिरामिड वैली से, और इतने लोगों को वहाँ सुन सकते हैं जब ये फेस्टिवल्स होते हैं। तो जितने भी लिसनर्स हैं आप सब भी पिरामिड वैली जरूर जाएं, जो लोग नहीं गए हैं वहाँ पे, एंड बहुत सीखने को मिलता है वहाँ पे। मैं अभी पिरामिड वैली में ही हूँ, मैं पिछले 3 हफ्तों से, और आपको देखकर बहुत खुशी हो गई बाबा। पत्री सर आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है, और अभी ऋषिकेश में भी हमारी मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर, बहुत बहुत इंस्पायर किया था आपने। थैंक यू बाबा। थैंक यू थैंक यू सचिन। मैडम, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।